देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4th एंड 5th इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स। पहला पार्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए हमारे पास क्या होते हैं, दो इवेंट होते हैं, ठीक है, उनकी हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं। ए की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब बी क्या होता है, हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो बी की हम क्या निकालते हैं, पी ऑफ बी, ठीक है। ए की हम क्या निकालते हैं तब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसे निकलती है, पी ऑफ ए ओवर बी, ठीक है। हम अपने इन इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे इफ़ हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आ जाए, जो हमारे पास ये इवेंट है जिसकी हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ ए। अपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो अपने इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल आ जाए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाए। तो हम अपने उस इवेंट को और एक कंडीशन और होनी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, बी इवेंट की, जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशंस हुई, दो। पहली कंडीशन हुई कि अगर हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड वो हमारे उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाए जिसके हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने चले हैं। दूसरा, जो जिसकी ऑलरेडी अकर्ड है, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हम ले चुके हैं, कंडीशन अप्लाई पहले से ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन हम अपने ए और बी इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिए हमारे सैम्पल स्पेस के अंदर सिर्फ दो ही इवेंट हों, हमारे पास और भी इवेंट्स हो सकते हैं। लेट्स से आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारे पास, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले में हम क्या करते थे, पहले में हमारे पास होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो आर इवेंट्स हैं तो कितने इवेंट्स हुए, A1 A2 A3 एंड सो ऑन टू AR, इतने इवेंट्स हुए। इनकी हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ आप कैसे निकालोगे कि हमको चाहिए इंडिपेंडेंस और निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ आर इंडिपेंडेंट्स। इन आर डिपेंडेंट में से हमने एक वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब इनमें से ज़रूरी नहीं अब हमने वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, हम सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम माइनस कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम अपने सारे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, हम उसकी माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी ऑफ जितने भी हमारे पास इवेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो इवेंट्स हैं ये किस टाइप के होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जो कि हैपन नहीं हुई, क्योंकि हमने निकाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है, जहाँ पर हैपनिंग हो रही है, जहाँ पे हैपनिंग कोई ना कोई काम हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो हम इसके अंदर से, तो हमारे जो इवेंट बनेंगे, ये जो इवेंट बनेंगे ये हमारे बनेंगे नॉट हैपन के। कौन से इवेंट बनेंगे, नॉट हैपन के, ताकि हम अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी में से टोटल प्रोबेबिलिटी, हमने ये कंडीशन पढ़ी थी ना, प्रोबेबिलिटीज़ के सारे का सम क्या होता है 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारा 1। तो हम अपने 1 में से माइनस अपने सारे इवेंट्स को कर देंगे, जितने भी इवेंट्स उनकी प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे। और ये इवेंट कैसे होने चाहिए, नॉट हैपनिंग वाले। और नॉट हैपनिंग का हम क्या इवेंट पढ़ के आए हैं, ई कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू में 1 माइनस इवेंट, ठीक है। तो ये पोर्शन चलेगा अब हमारा। तो इसको हम किस ढंग से लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आई है P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आई है हमारे पास P2, और प्रोबेबिलिटी सो ऑन P A R की आई है हमारे पास PR,
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 1 में से माइनस करना है। ये तो हैपनिंग की कंडीशन हो गई, हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है। हमें क्या कौन सी चाहिए, नॉन हैपनिंग वाली, नॉन हैपनिंग। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 माइनस नॉन हैपनिंग। नॉन हैपनिंग का मतलब P1 कैसे निकलेगा, हमारा जो P1 बार है वो कैसे निकलेगा, 1 माइनस P1, नॉन हैपनिंग वाली चाहिए, मतलब ये वाली चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, P1 कॉन्जुगेट P2 बार P3 बार एंड सो ऑन टू PR बार। और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 माइनस P1, 1 माइनस P1, P2 की क्या हो जाएगी 1 माइनस P2, इसकी क्या हो जाएगी 1 माइनस P3 एंड सो ऑन, इसकी क्या हो जाएगी 1 माइनस PR। ये हमारी क्या है, नॉट हैपनिंग। 1 में से हमने क्या क्या माइनस कर दिया, नॉट हैपनिंग। क्या बचा फिर हमारे पास, हैपनिंग का बच गया। ठीक है। और ये कहाँ कर सकते हैं हम, जब हमारे पास जो ये सारे इवेंट्स हैं A1 A2 AR, ये सारे क्या हो, इंडिपेंडेंस इवेंट्स हो। अब हम करेंगे फॉर्मूला डिराइव, कि फॉर्मूला कैसे होता है कि हमारे पास 2 इवेंट दिए गए हैं तो हमें शो करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला होता है किसका, इंडिपेंडेंसी चेक करने का। ठीक है। अब हमारे पास दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके अंदर हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, अपनी एडिशन थ्योरम लगाएंगे। एडिशन थ्योरम हमारे पास क्या थी, P of A union B is equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B। अब ये क्या हमारे यूनियन क्या दे रखा है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यहाँ ये रह जाएगा और ये यहाँ चले जाएंगे, तो ये जाएगा 1/2 माइनस 1/2, ये इधर आ गया, प्लस 1/4 प्लस 1/3 और ये माइनस A इंटरसेक्शन यहाँ आ गया। इसको सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/12। इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास और इंटरसेक्शन हमारे पास ये है। अब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे इंटरसेक्शन के इक्वल आ गई तो ये इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/4 और बी की क्या है 1/3, 1/4 इंटू 1/3 1/12। तो इनका इवेंट्स का इंटरसेक्शन और इवेंट की प्रोडक्ट क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। तो ये ए और बी दोनों इवेंट्स हमारे क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। इस तरीके से जो आपके पास ये थ्योरम होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और दूसरा अब हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। किसके लिए है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। और ये क्या है, एडिशन थ्योरम। अब आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी जाएगी और बी दी जाएगी, तो आपने क्या फाइंड आउट करना होगा कि, और बोल रखा होगा कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो मतलब आपको ए की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, और ये भी कह दिया कि ये दोनों इवेंट्स जो हैं ए और बी क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और आपने फाइंड करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो आप इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो तो आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपके पास प्रोबेबिलिटीज गिवन है और इनका यूनियन गिवन हो, तो आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आपको फाइंड आउट करनी और अगर आपको ये दे दिया जाए कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी जाए और बी दी जाए, तो आप इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो, इंडिपेंडेंट है तो। नेक्स्ट, अगर आपको यूनियन दी जाए, यूनियन दे दिया जाए और साथ में एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी जाए, तो आप क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो। ठीक है। और ये भी बता दो कि ये क्या हो जाते हैं, इसका इंटरसेक्शन हो जाते हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखिए जैसे अगर आपके पास एग्जांपल है कि ए और बी जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी गई है 0.2 और बी आपको फाइंड करनी है।
ठीक है, और साथ में इनका दे दिया यूनियन कि आप दोनों इवेंट्स का जो यूनियन है वो आपके पास क्या है 0.5, और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बाय एडिशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह ये वैल्यूज़ हम अपनी पुट कर सकते हैं, और इंटरसेक्शन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन की जगह क्या लिख दो, ये वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज इट इज़ प्लस यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अंदर क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बचा, और यहाँ पर क्या आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, यूनियन की आपको दे रखी है, यूनियन की क्या थी 0.5, ए की क्या दे रखी है 0.2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको नहीं दे रखी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2, 0.5 एज इट इज़ 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू में 0.8। ठीक है, अब ये इधर ले जाओ, 0.5 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा 0.3, ये क्या बचा 0.8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये हमारे पास क्या बचा 0.3 अपॉन 0.8 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ चुकी है 3/8, और यही हमने फाइंड करनी थी। तो आप इन दोनों की हेल्प से, जो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला है और एडिशन थ्योरम, इनकी हेल्प से आप ये चारों चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन बोथ आप फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो इनकी जो कॉन्जुगेसी होगी, इनके जो नॉट हैपनिंग इवेंट्स होंगे वे भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम क्या फॉर्मूला बनाएं अपना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, नॉन हैपनिंग का चाहिए, तो नॉन हैपनिंग हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉन हैपन बी बार ले लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का बार। हमें ये पता है कि अगर पूरे पे बार हो तो इंटरसेक्शन ओपन होकर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, और ए यूनियन बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, वही सेम क्वेश्चन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ अब इसको देखो, हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको एज इट इज़ लिख दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही बचा हमारे पास। और यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ रहा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी है, कॉमन आ रहा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इवेंट में से हमने माइनस कर दिया हैपनिंग इवेंट, तो क्या बचा हमारे पास नॉन हैपनिंग इवेंट, और साथ में हमारे पास क्या बचा, नॉन हैपनिंग इवेंट ऑफ बी। तो ये किसके इक्वल आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। देखिए अब एग्जांपल है, 2 डाइस हमने थ्रो करे हैं, और हमने 2 डाइस मतलब वही 36 पेयर्स, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, 36 पेयर्स। हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अ टोटल ऑफ 8, मतलब सम कितना होना चाहिए हमारे पास 8। ऐसा हमने एक इवेंट बनाया। ठीक है, कौन सा बनेगा हमारा, 2 6 3
5, 4 की लाइन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4, 5 की लाइन में चलेंगे तो 5 एंड 3, 6 की लाइन में चलेंगे तो 6 एंड 2। हमारे पास ये इवेंट बन गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब इसने बोला ईच टाइम मतलब हम कितने ही एक्सपेरिमेंट करते जाएं। तो अगर हम ए इवेंट में बनाएंगे तो भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स आएंगे, 5/36। और जब बी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब बी इवेंट करेंगे हम अपना ईच टाइम में, तो भी हमने क्या ही लेना है, टोटल ऑफ 8 लेना है। तो ये बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या होगी हमारी 5/36। ठीक है। तो अब हमारे को क्या लगाना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी और ये दोनों क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब इनमें से ही आएगा, और हम ये क्या कर सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम जो है वो इसके अंदर से ही आएंगे, हम श्योरिटी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कई जो ऑथर्स होते हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटू बी भी लिख देते हैं। ठीक है। तो मतलब अगर ये बी है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो लीनियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाती है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5/36 इंटू 5/36, ये हो जाएगा हमारे पास 25/36 इंटू 36, 1296। ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ओड इन फेवर ऑफ 1 स्टूडेंट पासिंग द टेस्ट आर 3:7। अब हमने क्या केसेस पढ़े थे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ओड अगेंस्ट और ओड फेवर में हमने पढ़े थे। तो उसके अंदर हमारे पास रेशियोज क्या होती थी, m1/m1 प्लस m2, यही होता था हमारे पास। तो यहाँ पर ओड फेवर की क्या दी गई है, ओड फेवर में हमको दिया गया है 3:7, 3:7। तो ये 3:7 क्या हो जाएगा, m1 m2, 3/3 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा 3/10। ठीक है। और ओड अगेंस्ट में हमारे पास क्या होता था, m2/m1 प्लस m2, 3:5। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ओड अगेंस्ट और ओड फेवर का पूरा टॉपिक समझा रखा है। तो अब हम इनके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। m2 क्या है हमारे पास 5, 5/3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5/8। ठीक है। अब ये आपके पास आ चुकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओड फेवरेबल ओड की, ओड इन फेवर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दूसरा इवेंट कौन सा है हमारा, ओड अगेंस्ट का। ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ पास द टेस्ट, तो दोनों पास कर दिया हमने टेस्ट कर, और सारे काम इकट्ठे कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, और वो किसके इक्वल आता है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 3/10 इंटू 5/8। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5, 10 2, 3/60। ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉट हैपनिंग का। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 5 और 6 एटलीस्ट 1। हमने एक डाइस थ्रो करा और उसके अंदर 5 और 6 आए। ठीक है। एटलीस्ट वंस, एक बार तो आए, इन 4 थ्रोज, मतलब अब इवेंट कितने हो गए हमारे पास, 4 इवेंट, A1 A2 A3 एंड A4, और हर में हमने डाइस को थ्रो करा तो इनमें से 5 या 6, 5 या 6, 5 या 6, 5 या 6, दोनों में हमारे पास, दोनों के पास चॉइसेस थी। ठीक है। चॉइसेस है, टोटल हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, डाइस के पास ये नंबर्स होते हैं, इनमें से नंबर्स कोई भी आ सकता है, तो टोटल नंबर क्या हो गया हमारे 6। पहला इवेंट उठाओ, पहला इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, 5 और 6 कितने हो गए एलिमेंट्स, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी 2/6, 1/3। ठीक है। हमने क्या निकालना है कि सिंगल डाई, वंस इन अ थ्रो सिंगल डाइस। ठीक है। और नॉट थ्रोइंग की क्या बनी हमारे पास, तो अब नेक्स्ट का क्या बना हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल्स टू 2/6। इसके पास भी 2 चॉइस, ये भी 1/3। अब इनका क्या करना है, हमने फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग, मतलब हमने इनका क्या करना है, चांस निकालना है, प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। तो हमने भी आज आते ही क्या टर्न करा है कि हमने हैपनिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वन में से नॉन हैपनिंग को माइनस कर देंगे, नॉन हैपनिंग को माइनस कर देंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे, नॉन हैपनिंग, और उसमें उनकी प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, 1 में से माइनस। तो
अब इसका जो है A1 का कॉन्जुगेट मतलब नॉन हैपनिंग, तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। ऐसे ही A3 का निकलेगा, ऐसे ही A4 का निकलेगा, चारों इवेंट्स का निकलेगा, क्योंकि कितने थ्रो करे गए हैं, 4 थ्रो करे गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार मतलब नॉन हैपनिंग, ये भी 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बार भी क्या हो जाएगा 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 नॉन हैपनिंग भी क्या हो जाएगा 2/3। इन सब की क्या हो जाएगी प्रोडक्ट 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। 4 इवेंट्स थे, 4 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 माइनस 16/81, ये क्या आ जाएगा 81 एलसीएम, 81 माइनस 16 इज इक्वल टू 65/81। ये हमने क्या कर दिया, नॉन हैपनिंग का भी हमने एग्जाम्पल कर दिया कि जो हैपन हुए, हैपन की हमने निकाली, नॉन हैपनिंग की निकाली, और 1 में से नॉन हैपनिंग को माइनस कर दिया, तब हमारे पास क्या निकल गई हैपनिंग की निकल गई। हैपनिंग मतलब चांसेस ऑफ थ्रोइंग निकल गए, ठीक है। इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड ट्राई करिए। थैंक यू।